नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बीए फाइनल ईयर में शामिल समकालीन रचनाकार मंगलेश डबराल द्वारा रचित एक शहर की 9 कविताएं की व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम मंगलेश डबराल जी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म 16 मई 1948 में टिहरी गढ़वाल के काफलपानी में हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में मध्य प्रदेश कला परिषद भारत भवन से प्रकाशित साहित्यिक त्रैमासिक पूर्वाग्रह में सहायक संपादक रहे। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद वह नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे। दोस्तों, कोरोना से संक्रमित होने के कारण 9 दिसंबर 2020 को वसुंधरा गाजियाबाद के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। इनके कविता संग्रह हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं के लिए मंगलेश डबराल को 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु। इसके अतिरिक्त इनके 2 गद्य संग्रह लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन के साथ ही एक यात्रावृत्त एक बार आयुवा भी प्रकाशित हो चुके हैं। अब हम उनकी कुछ छोटी छोटी 9 कविताएं पढ़ते हैं व उनकी व्याख्या करते हैं। इन कविताओं के माध्यम से मंगलेश डबराल जी ने शहरों की समस्याओं व परेशानियों व विद्रूपताओं को दर्शाया है, शहरी जीवन का चित्रण किया है। आरंभ करते हैं पहली कविता से। इन कविताओं का शीर्षक है एक शहर की 9 कविताएं। यहाँ आते आते भारी हो चले थे हमारे सर, हमने मोटे कर लिए थे कलेजे, चिंताएं करनी छोड़ दी थी, बढ़ा लिए थे बाल, हमारे कंधों से लटकते थे झोले, उनमें सहेज कर हम रखते थे अपनी प्रसन्नताएं। यहाँ आते आते अर्थात शहर की बात कवि कर रहा है कि शहर आते आते जाहिर है कवि गांव से शहर आया है। भारी हो चले थे हमारे सर, अर्थात इतनी परेशानियां हो रही थी कि हमारे सर समस्याओं परेशानियों के बोझ से भारी हो गए थे। आगे कवि कहता है, हमने अपना हृदय मोटा अर्थात मजबूत कर लिया था, हमने मोटे कर लिए थे कलेजे को मजबूत कर लिया था। आगे कवि कहते हैं कि हमने अब चिंताएं करनी छोड़ दी थी, बाल बढ़ा लिए थे, वह हमारे कंधों से झोले लटकते थे। कहने का तात्पर्य है कि हम उनमें अपनी प्रसन्नताएं सहेज कर रखते थे। तात्पर्य है कि उन्होंने स्वयं को खुश रखने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं कर ली थी जो उन्हें प्रसन्नता दे पाए। दूसरी कविता में कवि कहते हैं, बहुत बड़े शहर में हमें भी मिली छोटी सी एक जगह, थोड़ी सी हवा, एक बिस्तर, मुसीबतें याद रखने के लिए एक डायरी, दिन में कई बार नमस्ते की, शाम को गम कत्ल किया, छिपकर दीवारों पर चिपकाए कुछ पोस्टर, सुबह उठकर सामने से आते आदमी से पूछा, अच्छा तो आप ही हैं इस शहर में। इसमें कवि महानगरी जीवन की बोझिल जिंदगी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शहर में जीवन यापन करने के लिए एक छोटी सी जगह, थोड़ी सी हवा और सोने के लिए एक बिस्तर मिला, मुसीबतें याद रखने के लिए एक डायरी, अर्थात कवि को डायरी लिखने की आदत थी। वह अपनी दिन भर की परेशानियों को डायरी में अंकित कर लिया करता था। इस अकेले जीवन में वही उसकी साथी थी। कवि आगे कहता है कि समस्याओं से दूर भागने व भगाने के लिए प्रार्थना की और शाम को गम कत्ल किया, अर्थात शाम को समस्याओं से जन्मे दर्द को उसने मारा। जीवन यापन के लिए चुपचाप दीवारों पर पोस्टर चिपकाए,
अपना दर्द बयां किया और एक व्यक्ति अर्थात एक नई समस्या से पूछा, अच्छा आप भी इसी शहर में हैं? भाव यह है कि महानगरीय जीवन में जीवन यापन करना सरल नहीं है। नित्य प्रति नई समस्या से सामना होता है और मनुष्य सब कुछ सहन करता हुआ एक आशा में जी जाता है। अगली कविता इस प्रकार है। बहुत कम में काम चल जाएगा। हमने सोचा था जिंदगी में थोड़ा सा जानना होगा, थोड़ा सामान, कुछ किताबें, कुछ बर्तन, खाने पीने के कुछ सरल शब्द जिन्हें बोलते हुए शर्म न महसूस हो। हमने सोचा था कुछ साधारण वाक्य बोलने होंगे जिन्हें बोलते हुए जीभ लड़खड़ाए नहीं। एक निजी क्रोध काफी होगा लड़ने के लिए। अत्याचारी को डरा देंगी सिर्फ तमतमाई हुई आंखें। अन्याय के विरुद्ध काम आएगा एक छोटा सा शब्दकोश। कवि कहते हैं कि हमने ऐसा सोचा था, बहुत कम में काम चल जाएगा। जिंदगी में थोड़ा सा जानना होगा कि हमें बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता न होगी, ऐसा हमने सोचा था। कवि कहते हैं कि थोड़ा सा सामान की आवश्यकता होगी जीवन बिताने के लिए, जैसे कुछ किताबें चाहिए होंगी, कुछ खाने पीने के लिए बर्तन चाहिए होंगे, कुछ ऐसे सरल शब्द जिन्हें बोलने में हमें शर्म न आए। कवि कह रहे हैं कि कुछ सरल से वाक्य होंगे जिन्हें बोलने में आसानी हो। हमारा जो एक व्यक्तिगत क्रोध होगा जो लड़ने के लिए पर्याप्त होगा। हमारी तमतमाई क्रोधयुक्त आगे अत्याचारी को डरा देंगी। और हमने ऐसा सोचा था कि अन्याय के विरुद्ध जो हमारे पास शब्दकोश है वह काम आएगा और हम अन्याय का प्रतिकार कर सकेंगे। आगे कवि कहते हैं, आपका स्वागत है क्योंकि आप नए हैं। आपका स्वागत है क्योंकि आप बहा सकते हैं कभी पसीना कभी खून। आपका स्वागत है क्योंकि अभी आपने अपना जीवन नहीं जिया। आपका स्वागत है क्योंकि आप घर की याद से हो उठते हैं बेचैन। आपका स्वागत है क्योंकि आप चाहते हैं अपने परिवार को यहीं बुलाना। इस कविता में कवि कहते हैं कि आपका स्वागत है क्योंकि आप नए हैं। आपका स्वागत है क्योंकि आप बहा सकते हैं कभी पसीना और कभी खून। आपका इसलिए भी स्वागत है क्योंकि आपने अपना जीवन नहीं जिया। कवि के कहने का तात्पर्य है कि आपने अपना जीवन ही नहीं जिया तो आप में अनुभव कहाँ से आएगा। आपका इसलिए भी स्वागत है क्योंकि आप अपने घर की याद में बेचैन हो उठते हैं। इसका मतलब है आदमी परिपक्व नहीं है। आगे कवि कहते हैं, इसके अतिरिक्त आपका इसलिए भी स्वागत है क्योंकि आप अपने परिवार को अपने साथ के लिए यही बुलाना चाहते हैं। पांचवी कविता में कवि कहते हैं, हम उठते हैं सुबह 4 बजे, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं तुरंत फुरत, किसी को धक्का देकर चढ़ते हैं एक बस में, रास्ते में गुलमोहर के पेड़ देखते मुस्कुराते हैं, अपनी बगल में बैठे आदमी से पूछते हैं, अंदाज से कितना पैसा कमाया होगा आपने। कवि कहता है कि महानगर में रहने वाले नौकरी पेशा लोग सुबह 4 बजे उठकर नहाते हैं, कपड़े इत्यादि पहनकर तैयार होते हैं और बहुत तेजी के साथ घर से निकल पड़ते हैं। अपने इर्द गिर्द वालों को धक्का देते हुए बस में चढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, अगर किसी को कोई भी समस्या आ जाए तो उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता, उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। कवि आगे कहते हैं कि सुबह से लेकर अब तक की भागम भाग में बस यही एक पल है जो उन्हें प्रकृति के करीब ले आता है। मार्ग में लगे गुलमोहर के पेड़ों की सुंदरता देखते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अपनी बगल में बैठे आदमी से पूछते हैं, अंदाज से कितना पैसा कमाया होगा आपने। तब वे बगल में बैठे व्यक्ति से पूछते हैं कि आपने अब तक कितना पैसा कमाया होगा। प्रश्न पूछने का तात्पर्य यही है कि उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति नहीं जाननी होती, बल्कि अपनी स्थिति का आकलन करना होता है कि महानगर में जीवन यापन करने के लिए कितना संघर्ष करना है। अगली कविता है,
हम यहाँ जानते हैं कुछ लोगों को, ये लोग हमें नहीं जानते। उनके मुखौटे मिलते हैं जगह जगह सजी हुई भवनों और बाजारों में। वे अगर हमें जानते तो यह भी जानते कि हम जानते हैं उन्हें। कवि कहता है कि महानगर में रहने वाले लोग एक दूसरे से परिचित नहीं होते, यहाँ तक कि अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी वह नहीं जानते। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो उन्हें नहीं जानते। ऐसे लोगों के कई कई रूप होते हैं। वे चेहरे पर कई तरह के मुखौटे लगाकर मिलते हैं। ऐसे लोग सजे हुए बड़े बड़े भवनों में रहते हैं या बड़े बड़े बाजारों में अपने अलग अलग रंगों के साथ उपस्थित रहते हैं। आगे कवि कहता है कि यदि वे भी जानते हो तो उन्हें भी पता चल जाता है कि हम उन्हें जानते हैं। कवि के कहने का भाव यही है कि वहाँ सब अपने अपने स्वार्थों को साधने में लगे रहते हैं। आवश्यकता की बाजारों में अपनापन कहाँ मिलता है। सब यंत्रवत भावना विहीन हुए बड़े बड़े सचित भवनों में निर्विकार भाव से रहते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता सब बाजारीकरण हो गया है। अगली कविता है, जो आलसी है उनके घरों में चूहे बनाते हैं बिल, खोदते हैं दीवारें। जो आलसी नहीं है वे कभी कभी मदद करते हैं चूहों की। इसमें कवि ने बड़ी ही सफाई से मनुष्य को कर्म करने की ओर अग्रसर किया है। कवि कहता है कि लोग काम के प्रति गंभीर नहीं है, आलस्यवश घर में पड़े रहते हैं। उनके घरों में चूहे बिल बनाने लगते हैं, अर्थात अकर्मण्य व्यक्ति का शरीर तो शिथिल होता ही है, साथ ही उनकी सोच भी कमजोर पड़ने लगती है। उनके घरों में उनकी सोच के चूहे हर जगह घूमने लगते हैं और वे ही अपनी दीवारें खोदने लगते हैं। जो लोग आलसी नहीं हैं बल्कि कर्मठ होते हैं वे चूहों की मदद करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति कर्मठ है उनके पास रहने वाला कमजोर व्यक्ति भी सबल हो जाता है। ऐसे लोग वैचारिक रूप से चूहा बन चुके लोगों की मदद करते हैं और उन्हें जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगली कविता में कवि कहते हैं कि अच्छे बच्चे तुम क्यों रोते हो, सबके सामने प्यारी लड़की तुम अपने आंसू क्यों छिपाए रहती हो, भले आदमी तुम्हारे आंसू कैसे सूख गए। शहरी जीवन का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि अच्छे बच्चे तुम क्यों रोते हो, प्यारी लड़की तुम अपने आंसू क्यों छिपाए रहती हो और भले आदमी तुम्हारे आंसू क्यों सूख गए। कहने का तात्पर्य है कि कवि ने शहरी जीवन में जो कुछ भी देखा, भय, अवसाद, पीड़ा, बेचैनी, जो भी समस्याएं देखी, तनाव देखा, उन्हीं को यहाँ पे दर्शाया है। उन्हीं को यहाँ पे इसके माध्यम से कवि ने बताया है कि शहर में कौन कौन सी समस्याएं आ जाती हैं। आगे कवि कहते हैं, लॉटरी बेचने वाली लड़कियां हंसती हैं चौराहे पर, किसी को नहीं मिला इनाम, किसी का नहीं फटा छप्पर। लॉटरी बेचने वाली लड़कियां हंसती हैं, उनको किसी को इनाम नहीं मिलता और किसी को पुरस्कार नहीं मिलता। कवि ने हमारे समाज पर व्यंग किया है कि आखिर लड़कियों को ही लॉटरी बेचने की आवश्यकता क्यों पड़ी अपनी आजीविका चलाने के लिए। कवि कहता है कि हम लड़कियों को क्यों शिक्षित नहीं करती, उनका जीवन क्यों अच्छा नहीं बनाना चाहते, क्यों उन्हें ऐसे काम करने के लिए बाध्य करते हैं। ऐसे में हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे व्यंग के माध्यम से कवि ने जो अपनी मन की बातें हैं उनको अभिव्यक्त किया है। एक शहर की 9 कविताएं की व्याख्या यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, व्याख्या समझ आई हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।